वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो आज हम पर्टिकुलरली एक तो आपके पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि आंसर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और कहीं ना कहीं जो 6 मार्क्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होंगे, किस क्वेश्चन में कितना लेंथ आपको लिखना है। इसके अलावा मैं आपको पर्टिकुलरली इसमें भी गाइड करूंगा कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं, पैरेलल क्वेश्चन समझते हैं ना, दो चैप्टर्स को कंबाइन कर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को पैरेलल क्वेश्चंस कहा जाता है, उनको अटेम्प्ट कैसे करके आएंगे। और साथ ही इसके अलावा एक आंसर प्रेजेंटेशन की शीट मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज में जाएंगे। तो पीवाईक्यूज में जाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये हमारे सामने क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। हम केवल फ्लेमिंगो बुक के पीवाईक्यूज देख रहे हैं, विस्टास के बाद में देखेंगे। तो अगर आपको कहानी ही नहीं क्लियर है, आपको पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या है, तो बेहतर रहेगा कि पहले आप कहानी को क्लियर करें, फिर बाद में इस वीडियो को गो थ्रू करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन को समझेगा किस तरीके से है। अब इतना मैं मानकर चलता हूं कि आपको पता है, मतलब आपके 5 मार्क्स के रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? 1। ठीक। अब यहाँ पर हम देखते चलते हैं। ये जैसा कि आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपको दो टॉपिक से कनेक्ट किया हुआ है, एक आपका गोइंग प्लेसेस और एक आपका सुब्बू। सुब्बू मतलब किसे? पोएट एंड पैनकेक्स। तो ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कहा हुआ है? आपको कहा हुआ है कि करेक्टर्स देखिए, एक तो सोफी की जो कि गोइंग प्लेसेस से रिलेट करता है, एक सुब्बू जो कि पोएट एंड पैनकेक से रिलेट करता है। इसको कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए, मतलब एक ही बात हो गई। और आपको टॉपिक्स भी दिए हुए हैं कि किस चीज को लेकर आपको कंपेयर करना है। एस्पिरेशंस मतलब गोल्स को लेकर, कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या चीज इनको रोक रही थी, और परस्यूट मतलब लाइफ में किस चीज को अचीव करना चाहते थे। अब आप कहेंगे चलेगा, आपने क्वेश्चन तो समझा दिया कि क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि भाई गोइंग प्लेसेस एक कहानी है, पोएट एंड पैनकेक से कहानी है। तो गोइंग प्लेसेस में एक मेन कैरेक्टर है सोफी, और पोएट एंड पैनकेक्स में एक मेन कैरेक्टर है सुब्बू। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, और कंपेयर करना कैसे? बेसिस। बेसिस मतलब पता है ना, आप लिखते थे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट लिखते वक्त आप हेडिंग लिख देते हैं, तो आप बेसिस पर कंपेयर करेंगे। चलेगा, अब सबसे पहली चीज आइएगा देखते हैं कि आप बेसिस पर कैसे कंपेयर करेंगे। पहले स्टार्टिंग का तरीका समझो। देखो जब भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो तो प्रेजेंटेशन देखिए पहले कैसे रहेगा, आंसर में क्या लिखेंगे, पैरेलल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है वो बात की बात है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखिए, पोएट का नाम लिखिए। अब ये आपका नहीं है, मतलब ये क्लास 10 की एक शीट है, तो यहाँ पर ये मत देखिएगा कि ये चैप्टर तुम्हारे में है नहीं, मुझे पता ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से नाम लिख देना है, फिर पोएट का नाम लिख देना है, फिर प्रॉपर तरीके से आपको आंसर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा, चलेगा आपने स्टार्टिंग तो बता दिया कि चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नेम लिख दिया, पोएट या ऑथर जो भी हमने उसका नाम लिख दिया, ऑथर है तो ऑथर, पोएम है तो पोएट का नाम लिख दीजिएगा 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक, वैसे क्लास 12 में 5 मार्कर्स आते हैं। अब आपको एग्जाम में इस तरीके की शीट मिलेगी, तो 5 मार्कर पूरे एक पेज का होना चाहिए। एक पेज इन द सेंस में क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको एक मार्जिन लाइन यहाँ ड्रॉ हुई दिखेगी, तो पर्टिकुलरली आप लिखते जाएगा, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक भी अगर खत्म हो रहा है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही पेज पर करेंगे, और अगले 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप कहां से स्टार्ट करने वाले हैं? अगली शीट। क्लियर? क्योंकि दो क्वेश्चंस रहेंगे, एक फ्लेमिंगो से बनेगा, एक विस्टास से बनेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंगो को देखने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक आंसर प्रेजेंटेशन का एक बेसिक आइडिया मिल गया। चलो तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो पैरेलल क्वेश्चन में आप इतना समझ गए कि स्टार्टिंग का तरीका कैसा रहेगा, और ये भी समझ गए कि मैं पैरेलल क्वेश्चंस क्या किन कराऊं। यहाँ पर कहा हुआ है सोफी और सुबू, यहाँ पर पर्टिकुलरली दोनों की जो एस्पिरेशंस थी वो अपनी फील्ड से रिलेट करती थी। मान लीजिएगा कि बीइंग अ टीचर, मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। बीइंग अ स्टूडेंट, आपका क्या मोटिव है कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो वही कहा हुआ है कि सोफी और सुब्बू के अपने अपने गोल थे, अपनी अपनी सक्सेस की फील्ड्स थी। दे एनकाउंटर, तो उनके डिफरेंट लिमिटेशंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, और दोनों ने डिफरेंट तरीके का यूज किया ताकि वो अपने ड्रीम्स को क्या कर सके, परस्यू। अब देखो लिखना कैसे है, क्या ऐसे लिख कर आएंगे? नहीं, ये प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है। आप अगर इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे। ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि यार आंसर में क्या लिखना है आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तभी एक लैंग्वेज मिलेगी। कई बार कुछ बच्चे शिकायत करते हैं कि हमने कहानी को देख भी लिया, हमने कहानी को समझ भी लिया, हमें क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, हमें एक तो ये नहीं पता चल रहा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, और एक हमें ये नहीं पता चल रहा कि आंसर में लिखना क्या है। अब ये दिक्कत क्यों होती है? या तो आपने लैंग्वेज ही नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ चैप्टर की समरी सुन ली, आपको लगा सब कुछ आता है, आपने खुद से गो थ्रू नहीं किया चैप्टर, और आप मानकर चल रहे हैं कि मैं कर दूंगा। तो जब तक आप चैप्टर्स को खुद से गो थ्रू नहीं करेंगे, जब तक आपको एक लैंग्वेज ही नहीं मिलेगा, आप लिख नहीं सकते। लैंग्वेज से मेरा मतलब होता है कीवर्ड्स का याद होना। क्लियर? समझ गए जी आंसर क्यों नहीं बनते, पहली दिक्कत क्या है। फिर दूसरी चीज ध्यान से सुनेगा, आंसर में कनेक्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। अगर आपको इसका इशू है तो वेल, मैंने जितनी भी वीडियोस पढ़ाई है ना, उसमें मैंने आपको चैप्टर स्केच दिया, तो आप चैप्टर स्केच के पहले 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, बस वहीं से अपने आंसर को स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत थी, स्टार्टिंग लाइन समझ में आ गई कैसे रहेगा। चलिए तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। तो हमने इसी तरीके से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। अभी कंपैरिजन फॉर्म में जाएगा। पहले मैं बताऊंगा सोफी के लिए इंस्पिरेशन क्या था, कि वो अपना मतलब गोल बुटीक खोल सके, फैशन डिजाइनर बन सके। वहीं सुब्बू का एम क्या था, कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एज अ पोएट, एज अ एक्टर, और जेमिनी स्टूडियो जहां पर कि वो काम करता था, कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपने प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग कैसे की, आपने पहले नेम
नेम लिखा, एक चैप्टर का फिर ऑर्डर लिखा। अब एक साथ 2 चैप्टर हैं तो घबराइएगा मत, तो 2 चैप्टर के नाम जाएगा, एक नाम, फिर इधर लिख दीजिएगा, फिर इधर ऑर्डर और फिर इधर, फिर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कीजिएगा कुछ इस तरीके से कि अच्छा ये तो आपका दूसरा हो गया, इस तरीके से कि सोफी एंड सुब्बू शेयर एस्पिरेशंस फॉर सक्सेस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स व्हेन दे एनकाउंटर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट डिस्टिंक्ट अप्रोचेस इन परस्यूइंग देयर ड्रीम्स। आप ज्यादा घबराना मत, ऊपर की लैंग्वेज थी उसी को नीचे लिख दिया, फिर आप प्रॉपर साइड बाय साइड कंपैरिजन लिखेंगे कि पहले आपने सोफी के एस्पिरेशंस बताए, फिर सोफी के बाद आपने लगे हाथ सुब्बू के एस्पिरेशंस बताए। हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग नहीं मैं चेंज कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि पहले मैंने सोफी का एस्पिरेशन कॉन्स्टेंट्स परस्यूट ऐसे बता दिया, नहीं, पहले हमने किसके एस्पिरेशन को पढ़ा, सोफी, फिर साथ ही में आप किसके एस्पिरेशन को लिखेंगे, सुब्बू। आंसर पैराग्राफ की फॉर्म में जाएगा, इंग्लिश में कभी भी आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं जाते। लेंथ कितना जाएगा आप समझ चुके हैं, पूरा 1 पेज। और अगला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप जस्ट उसके नीचे से ना स्टार्ट कर अगले पेज से स्टार्ट करेंगे। फिर आप कॉन्स्टेंट्स बता देते हैं कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस और कुछ दूसरी एक्सपेक्टेशंस है, मतलब उसके पिताजी उसको डिसअप्रूव करते करते थे कि नहीं तुम ये नहीं करोगी। और वहीं अगर हम यहाँ पर बातचीत करते तो सुब्बू को क्या चैलेंजेस थे, आपको याद होगा, ऑफिस बॉय कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज किया करते थे क्योंकि ये सबके बारे में अच्छा बोलता था और लोगों को ऐसा लगता था कि ये चाटुकार इंसान है। अब देखो मैंने हिंदी में बोल दिया चाटुकार, अब आप कहेंगे कि पर्टिकुलरली अब हमने समझ तो लिया आपका लेक्चर, अब ये नहीं पता चल रहा कि लिखना कैसे है, क्योंकि अब तुमने समझा है, पढ़ा नहीं है। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम्हें एक वर्ड पता होता, साइकोपेंट या सुकोपेंट ऐसे करके एक वर्ड था, वो आपको लिखना है। समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये फर्क होता है, आंसर इसलिए नहीं बनता, क्यों, आपने लेक्चर सुना, आपने चीजों को समझ लिया, आपको लैंग्वेज ही नहीं पता, आपको इंग्लिश में वर्ड ही नहीं पता, अब आप लिखोगे कैसे, समझ गए दिक्कत कहां पर आती है। चलिए फिर तीसरी चीज है परस्यूट ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर यही कहा हुआ है, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी जो सोफी थी वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने गोल्स को अचीव करके रहेगी। और वहीं अगर हम किसकी बातचीत करते हैं, सुब्बू की, तो सुब्बू भी डेडिकेटेड था और उसने कई सारे रूल्स किए और उनको बहुत बखूबी निभाया। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यार, कराने को तो मैं कितने सारे पीवाईक्यूज करा सकता हूँ, इंग्लिश में क्या ऐसा जरूरी होगा कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं? यार बहुत कम चांसेस है, क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं। लेकिन आपको ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो का ड्यूरेशन लेंदी कर दूंगा, पीवाईक्यू समझाता चले जाऊंगा, आप खुद से पढ़ेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं बहुत लिमिटेड पीवाईक्यूज कराऊंगा। मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको ये समझ में आ जाए। अब आप समझ गए कि पैरेलल क्वेश्चंस क्या होते हैं, आप ये समझ गए कि पैरेलल क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, आप ये भी समझ गए कि पैरेलल क्वेश्चन की लेंथ क्या है, आपने इतना समझा। अब जाइए और पीवाईक्यूज लगाइए, अभी नहीं, मतलब अभी और कुछ चीजें कराऊंगा, तरीका बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखो जो पोएम में से आया हुआ है, चैप्टर में कैसे बनेगा क्लियर, पोएम का भी देखते चलते हैं। दोनों में से कोई एक करना होगा। तो जैसे एनालाइज की थी आपने पोएम रोड साइड स्टैंड और एक आंट जेनिफर टाइगर, तो उसमें थीम थी इनइक्वालिटी को लेकर, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब कुछ बच्चों को कुछ पोएम्स डिफिकल्ट लगती है, उनको लगता है 5 में से 4 कट जाते हैं, चॉइस में आएगी, अब यहाँ पर अटक जाएंगे। मान लीजिएगा कि आपने रोड साइड स्टैंड पोएम को छोड़ दिया होगा या आपको एक चैप्टर छोड़ कर गए और वही आ गया, अब आपको दोनों क्वेश्चन ही नहीं आते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना है, आप सारा करके जाइए। हाँ, कुछ चैप्टर अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं तो बस उनका लेक्चर देख जाइए, उनको पढ़िए नहीं। वैसे मैंने अपनी वीडियो में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि आपको कोई भी चीज इशू करेगी नहीं। अब यहाँ पर कैसे लिखना है, मैं बार बार कहूंगा कि ये जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, आप एग्जाम में पैराग्राफ के फॉर्म में लिख कर आएंगे, आपको यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो अब ध्यान से देखते चलेगा। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिएगा रोड साइड स्टैंड के पोएट का नाम, एंड जेनिफर टाइगर के पोएट का नाम, और यहाँ पर बताया हुआ है कि दोनों में कैसे क्या इनइक्वालिटीज थी। तो सिंपल साइड बाय साइड कंपैरिजन करते चलेंगे। देखो स्टार्टिंग देख लो, स्टार्टिंग लाइन, अगर आप स्टार्टिंग लाइन यहाँ से पढ़े तो भी वेल एंड गुड। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी समझना है, आपने हर एक चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पढ़े होंगे, तो उसके जो पहले 2 पॉइंट्स आप उनको यूज कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा जो सब बुक में गिवन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, मैं अपने नोट्स की बातचीत कर रहा हूँ जो कि मैंने बनाए हुए हैं, क्लियर। तो वहां पर मैंने इस तरीके से किया हुआ है, बाकी आप स्लाइड्स में भी देख सकते हैं वो सब चीजें, आपने अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखे तो वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो जो रोड साइड स्टैंड है वो फोकस करता है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, किस किस के बीच में, रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में। वहीं आंट जेनिफर टाइगर की अगर हम बातचीत करें तो वो इनइक्वालिटीज किस बेसिस पर दिखाती है, जेंडर बेस्ड। आपने चैप्टर का एक बेसिक थीम क्लियर किया, जो मैं कह रहा था कि चैप्टर में बेसिकली पढ़ा क्या था आपने, क्लियर। फिर यहाँ पर आपने बताना स्टार्ट किया कि रोड साइड स्टैंड में पर्टिकुलरली, अब ऐसा नहीं है कि पहले सारे रोड साइड स्टैंड के बता दूं फिर आंट जेनिफर के, साइड बाय साइड कंपैरिजन करते चलिए। जैसे पहले आप बता रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड में क्या स्ट्रगल चल रहा है, फिर उसी के साथ लग गया था आपने आंट जेनिफर का वो पॉइंट बताया, समझ गया ना। एक कॉमन बेस को पकड़कर चलना है। कॉमन बेस मतलब जैसे मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंशिएट कीजिए किन्हीं 2 टर्म के बीच में, तो पहले आपने मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया, फिर एग्जाम्पल के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया, तो वही चीज है। तो यहाँ पर आपकी हेडिंग सेम है कि आप बता रहे हैं कि रोड साइड में किन की स्ट्रगल की बातचीत की गई थी, गांव के लोगों की, और यहाँ पर किसके स्ट्रगल की बातचीत की गई, जो मैरिज में ऑपरेशन फेस किया था, किसने, आंट जेनिफर। यहाँ पर हमने देखा डिस्पैरिटी अर्बन एंड रूरल में, और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेशंस को देखा जो कि विमेन की होती हैं। फिर यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर आपने देखा था कि अमीर लोग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यहाँ पर आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू किसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वुमेन। तो देख रहे हो ना, नेचर ऑफ पॉइंट सेम है। तो पैरेलल क्वेश्चन कैसे लिखोगे, क्लियर, आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही चुका है ना। बाकी कंटेंट आप कैसे लिख पाओगे जब आपने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। अगर आपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया, या फिर आपने किसी भी मटेरियल को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू किया,
उसके बाद पीवाईक्यूज को पढ़ना बहुत जरूरी है, और पीवाईक्यूज जो मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड किए हैं उसके नीचे ही आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ताकि आप ये देख सकें कि क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स पूछे गए थे क्या आपके माइंड में भी वही की पॉइंट्स आ रहे थे। तो उससे एक आइडिया भी लग जाएगा, और जितने ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बन किस तरीके से रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछते हैं तो आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये जस्ट अ फॉर्म ऑफ कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब यार मेरे पास एप्लीकेशन में कम से कम 12 से 13 पीवाईक्यूज हैं, कुछ पिछले साल के 5 सेट, फिर कंपार्टमेंट के सेट, उससे पिछले साल के 5 सेट, कंपार्टमेंट के सेट, तो सब तो मैं नहीं करा सकता, और मैं कराऊंगा भी तो टाइम बहुत लग जाएगा। क्यों? अब मैं तो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड तरीके से चलूंगा। अब कुछ चीजें आसान होंगी जो कि आपको लगता है कि एक बारी में समझ में आ गई तो आप उसको स्किप करते चलिएगा, तो आप वो खुद से करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि आप कैसे लिखेंगे, और अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर किया कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। आंसर प्रेजेंटेशन के साथ साथ जो पैरेलल क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे और उनमें क्या लिखना है, यहाँ तक तो कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती। अब आंसर चेकिंग कैसे होती है यार, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेंसेस की गलती नहीं करेंगे। अब बच्चा पूछता है टेंसेस हमें कैसे पता चलेगा कि किस आंसर को किस टेंस में लिख रहा है, यार वो क्वेश्चन में देखकर पता चलता है कि क्वेश्चन में किस टेंस का जिक्र किया गया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर जितने भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं तो इसको इन्होंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है। मतलब यार सिंपल है ना, मैं पूछता हूँ कि आप क्या खा रहे हो, आप इस टाइम मान लीजिएगा वीडियो देखते हुए कुछ खा रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि आप क्या खा रहे हैं, आप कहते हैं मैं राजमा चावल खा रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कल आपने क्या खाया था, तो आप कहेंगे कल मैंने राजमा चावल खाए थे। मैं पूछता हूँ कल आप क्या खाएंगे, आप कहेंगे हम राजमा चावल खाएंगे। तो अगर मैं प्रेजेंट में पूछ रहा हूँ प्रेजेंट में जवाब देते हैं, मैं पास्ट में पूछता हूँ पास्ट में जवाब देते हैं, मैं फ्यूचर में पूछता हूँ फ्यूचर में जवाब देते हैं। तो वही तो चीज है, तो क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाता है आपको उसी टेंस में जवाब देना होता है। क्लियर चलेगा, तो मुझे लगता है कि क्लियर होगा आपको, बाकी अभी बताऊंगा अभी। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर प्रेजेंटेशन में एक चीज का खासकर ध्यान रखना है, टेंसेस की गलती नहीं करेंगे, स्पेलिंग का एरर नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन को सही तरीके से लेकर जाएंगे। तो लेंथ का भी मार्क्स होगा, कंटेंट का भी मार्क्स होगा, एक्सप्रेशन का भी मार्क्स होगा, और आपने क्या आंसर को प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्मेट में लिखा है, ऐसा तो नहीं कि चीजें उलझा दी कभी इधर कभी उधर। तो इन सब चीजों के आपको प्रॉपर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो लेंथ का ध्यान रखिएगा, टेंसेस का ध्यान रखिएगा, मेन आपको स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, और जो पूछा गया है जवाब वही देना है, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से अपने क्वेश्चन को क्या करना है एक्सप्लेन। चलिए, अब यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। अब मैं बातचीत फ्लेमिंगो की कर रहा हूँ, तो फ्लेमिंगो में कोई भी 6 होंगे, करने 5 होंगे। तो देखिए अब होगा क्या यार, मैं तो तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आता भी है, लेकिन जब तक तुम ये कीवर्ड्स नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हें ये आइडिया नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखना क्या है और पूछा क्या गया। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर कहा हुआ है, आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ होप और रिजाइलेंस। आपको याद होगा लोस्ट स्प्रिंग में 2 कहानी आपने पढ़ी थी, जहां पर कि एक आशा भी दिखती थी और रिजाइलेंस मतलब एक ना हार मानने की स्पिरिट भी दिखती थी। तो आप कैसे कह सकते हैं, तो हम बता सकते हैं। अब ये आंसर मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इसमें क्या बताएंगे, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, अब आप हिंदी में सुनोगे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते अनलेस एंड अनटिल अगर आपने लैंग्वेज ही ना पढ़ी हो। क्लियर, इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर, चलो तो यहाँ पर वैसे क्या लिखना है आप यही बताएंगे कि जो साहिब था कहीं ना कहीं वो हर बार जाकर गार्बेज में कुछ ना कुछ चीजें ढूंढा करता था। अब तुम्हें एग्जाम में ढूंढने का मतलब नहीं समझ में आएगा, अब मैं कह देता हूँ स्क्रॉन्जिंग। अब स्क्रॉन्जिंग की तुम्हें स्पेलिंग नहीं आएगी, यहाँ से तुम्हें फायदा होगा कि जब तुम पढ़ोगे समझ गए क्या फायदा होगा। मैं बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, अभी तो मैं हिंदी में समझाकर निकल जा रहा हूँ, आपको पढ़ना कैसे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आपको कितना आता है या आपने कितना पढ़ा है, जरूरी ये है कि जितना मुझे पता है उसको मैं प्रेजेंट कैसे करता हूँ, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ कर चलेगा, आपसे पूछा भी हुआ है आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस, मतलब बताने की वही। तो आप बता दीजिएगा कि जो मुकेश थे या पर्टिकुलरली जो आपके साहिब आलम थे, ये साहिब आलम जैसे कूड़े को बिना करते थे, अगर उनको कुछ मिलता भी नहीं था ना तो वो निराश नहीं हुआ करते थे, अगली बार फिर अगले दिन कूड़े को ढूंढते थे कि इनको शायद से कुछ उसमें वैल्यूएबल आइटम मिल जाए। तो इससे पता चलता है। ठीक, फिर यहीं पर आपको कहा हुआ है इंटरप्रेट द यूज ऑफ विजुअल इमेजनरी बाय कमला दास इन हिज पोएम टू डिपिक्ट द पैसेज ऑफ टाइम। अब कुछ बच्चों में जिन्हें यही नहीं पता कि यार कमला दास यार हमने पढ़ी तो थी, कौन सी पोएम में थी। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कमला दास जो आपने पढ़ा था वो पर्टिकुलरली किस में किया था, माय मदर एट 66 पहली पोएम। तो समझ गए कि पोएट का नाम को याद करना क्यों जरूरी है, वरना आपको ये नहीं पता होगा कि पोएम में पूछा क्या है। तो आपको कहा हुआ है, आपको याद होगा कमला दास ने अपनी मम्मी को ये बताने के लिए कि वो बूढ़ी हो चुकी है कुछ इमेजिनरी डिवाइसेस का यूज किया था। फॉर एन एग्जांपल उन्होंने कंपेयर किया था कि मेरी मम्मी का चेहरा विंटर मून की तरह ढल चुका है। तो बस वही सब चीजें लिख देनी है। अब पता होने में और लिखने में फर्क होता है, पढ़ोगी तब समझ में आएगा। ठीक, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें पीवाईक्यूज डिस्कस कराऊं, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है मैं तुम्हें बता सकूं कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन बनेंगे कैसे, टीचर चेकिंग कैसे करेगा, आपको आंसर को लिखते वक्त उसको एक्सप्लेन कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, और आपको क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी है, और साथ में ये भी कि पढ़ने का तरीका क्या रहेगा।
चलेगा। तो यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अब मैं थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करूंगा यहाँ पर। जैसे व्हाट डज द कंट्रास्टिंग, आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन में किया था, वहां पर चर्च क्लॉक और प्रूशियन ट्रम्पेट्स किसको रिप्रेजेंट करता है। नहीं पता तो आप चैप्टर 1 की वीडियो को रेफर कीजिएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। चर्च क्लॉक पर्टिकुलरली किस चीज को सिंबलाइज करती है, कंटिन्यूटी, और आपके किस कल्चर को, जर्मन सॉरी फ्रेंच कल्चर। वही जो प्रूशियन ट्रम्पेट्स है वो किस चीज को सिंबलाइज करते हैं कि अब फ्रांस पर कौन से कल्चर को इंपोज किया जाएगा, जर्मन। अगली चीज है जो ऑथर का राइटिंग स्टाइल था इंटरव्यू में। अब ऑथर का राइटिंग स्टाइल कैसा था इंटरव्यू में, याद कीजिएगा मैंने आपको बताया था एंगेजिंग था। एंगेजिंग मतलब जैसे मैं मान लीजिएगा कि वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे एंगेज कर सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं, आपको भी ऐसा लगे कि आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से वो लिखा करते थे। अब पता होने में लिखने में फर्क है, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अगली चीज क्या है, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कीजिए कि जो रेड ट्रैप है वो कैसे सिंबलाइज करता है ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। यार याद करो ना, मैंने बताया भी था रेड ट्रैप आपको दो चीजें बताता है। एक इंसान, अब एक बार हल्का सा आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से आंसर है। तो ड्यूल एस्पेक्ट क्या आते हैं कि सोसाइटी में लोग लालची हैं, और वही लालची लोग पर्टिकुलरली कहाँ पर फंस जाते हैं, एक पिंजरे में। मतलब वही चीज है ना कि कहीं ना कहीं हम लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं वही चीज एक्चुअली में हमें फंसा लेती है। मान लीजिएगा कि फॉर एन एग्जांपल कल को मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि पैसे के पीछे भागते भागते मेरी हेल्थ खत्म हो जाएगी। अब वो पैसा किस काम का जब हेल्थ ही नहीं रही। तो वही चीज है कि दो चीजों को बताया हुआ है कि इंसान हमेशा लालच के पीछे भागता है और आखिर में फिर वो पिंजरे में फंस जाता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट फैक्टर्स वर लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन द विक्ट्री ऑफ पीजेंट्स इन इंडिगो। तो इंडिगो में जो जीत हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि गांधी जी एक अच्छे लीडर थे और जिस तरीके से गांधी जी ने इन लोगों को गाइड किया उसने अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब जो आंसर्स मैं बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली वो जाएंगे नहीं यार, तुम अपने अकॉर्डिंगली भी की पॉइंट्स लिख सकते हो। अब चेकिंग कैसे होगी, देखो ये बोर्ड्स की तरफ से गाइडलाइन है। एक मार्क्स कंटेंट का होगा कि आपने क्या लिखा, एक मार्क्स एक्सप्रेशन का होगा। कंटेंट मतलब जो पूछा गया था क्या वही जवाब दिया, आलतू फालतू दिया तो मत एक्सपेक्ट करना। एक मार्क्स एक्सप्रेशन का होगा, आपने टेंसेस को किस प्रकार से यूज किया, या सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में मत लिखिएगा। और आधा मार्क्स से एक मार्क्स आपका पर्टिकुलरली किस करेगा, मतलब एक मार्क्स कंटेंट, एक मार्क्स एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में वो चीज बता दी, एक्यूरेसी वगैरह भी मैटर करती है, स्पेलिंग वगैरह जो सब कुछ मैंने आपको बताइए। चलो अब ध्यान से देखते हैं। यार एक्चुअली में आपको सैंपल पेपर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आपकी उसकी आंसर को गो थ्रू करना है, ताकि आपको वर्ड मिले, लैंग्वेज मिले। बार बार इस चीज को मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि वीडियो तो हम देखकर समझ लेते हैं, आंसर कैसे लिखना है वो हमें समझ नहीं आता। अब तुमने वीडियो देख भी लिया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, मेहनत भी किया, मार्क्स ही नहीं आया तो फिर क्या फायदा। कर तो सब कुछ मार्क्स के लिए रहे हैं क्योंकि क्लास 12 में बोर्ड्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो एक चीज और है, ये सीमापुरी वाला है। यार मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है, तुम देख लेना, गार्बेज की बातचीत हो रही है, बस मैं आंसर बताते चलूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें आंसर भी इंग्लिश में बताऊं ताकि तुम्हें समझ में आए लिखना कैसे है, क्योंकि यार यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में वन वर्ड या फिर वन मार्क्स में आंसर देना है, तो बहुत ज्यादा एलिबरेट नहीं करना। व्हाट डज साहिब स्टेटमेंट, तो साहिब का स्टेटमेंट क्या था पैसों को लेकर जब वो ढूंढता है। तो यार साहिब ने जब पर्टिकुलरली साहिब की जो लाइफ और एस्पिरेशंस पर्टिकुलरली किस चीज को डिपिक्ट करती है, कि साहिब के स्टेटमेंट से पता चलता है कि जब वो गार्बेज में ढूंढता था कि एक तो लाइफ में हार्डशिप्स कितनी ज्यादा है, और उनकी लाइफ में इकोनॉमिक चीजें, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक है कि कहीं ना कहीं उनको उन हार्डशिप्स के चलते कहां पर जाकर अपना गुजारा चलाने के लिए या फिर अपने लिवलीहुड को रन करने के लिए पर्टिकुलरली किस चीज को स्क्रॉल, मतलब किस चीज को ढूंढना पड़ता है, गार्बेज, ताकि उन्हें कुछ गोल्ड वगैरह मिल जाए। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि गार्बेज को आपने मेटाफोरिकली, मेटाफोर मतलब कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बच्चों के लिए गोल्ड रेफर किया है। क्यों, क्योंकि रीडर क्या बताना चाह रहे थे। यार मान लीजिएगा कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, तो मेरी आंखों में एक तड़प होगी, डेस्परेट जिसको बोलते हैं, तो बच्चों की आंखों में डेस्परेट दिखाना चाहते थे कि वो कितने, मतलब कितने गरीब है कि उनके पास पैसे भी नहीं है, और वो इसलिए कूड़े को बोलते हुए उन्हें लगता है कि गोल्ड, गोल्ड यहाँ पर किसी भी वैल्यूएबल आइटम को रेफर किया था। चिल्ड्रन कंटिन्यू टू, चिल्ड्रन स्क्रंच में ढूंढते रहते हैं, बिकॉज इन, क्यों करते हो ऐसा, बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइंड सम वैल्यूएबल आइटम, कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ वैल्यूएबल आइटम मिल जाए, इस कारण से। फिर अगला चीज ये भी है कि जो परसेप्शन है, जो नजरिया है गार्बेज का, वो चिल्ड्रंस के लिए अलग है और अडल्ट्स के लिए अलग। तो चिल्ड्रन के लिए वो क्या है, रैप इन वंडर्स, उन्हें नहीं पता कि कब क्या मिल जाए, और अडल्ट्स के लिए वे टू रन लिवलीहुड, उनका एक जरिया जिससे कि वो अपनी दिनचर्या को चला सकें। चलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा। What is implied by the description of rag picking as having acquired the proportions of fine art in the accept। क्वेश्चन में क्या हुआ है कि रैग पिकिंग, कूड़ा बीनने से आपको पर्टिकुलरली क्या पता चलता है। तो यार देखो कूड़ा बीनना ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम है, तो मुझे आंसर पता है तो मैं सीधा आंसर को रीड करूंगा। तो यहाँ पर वो ये कि कूड़ा बीनना इजी काम नहीं है, क्या कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है, टेम्परेरी एक्टिविटी नहीं है, परमानेंट करते हैं, और आर्टिस्टिक और स्टेटस का तो काम नहीं है, तो कैसा काम है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ था एक आर्ट कला है। अब आसान थोड़ी है, कभी जाकर देखेगा कूड़े में कोई वैल्यू, आपके फर्श पे अगर कोई छोटी सी चीज गिर जाए आपको वो नहीं मिलती, और यहाँ तो वैल्यूएबल आइटम ढूंढनी है। फिर यहाँ पर कहा हुआ है कि साहिब की आंखें ना चमक गई थी जब वो ना ऑर्डर जो कि अनीश जंग है, जब वो उनको कहता है कि कभी कभार मुझे इसमें से गोल्ड भी मिल जाता है, तो उसकी आंखों में, गोल्ड मतलब वैल्यूएबल आइटम, उसकी आंखों में एक चमक दिखती, तो वो चमक क्यों थी, क्योंकि कई बार उसको इमीडिएटली, उसको अचानक से कुछ अच्छा दिखा कि यार, जैसे मैं कहता हूँ मेरी आंखों में चमक आ गई, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखी। ऐसा नहीं था कि उस समय उसको कुछ मिला यार, इसका मेन रीजन ये था कि आज से पहले उसने जितनी भी चीजें ढूंढी है ना, इस कारण से वो काफी खुश था।
तो रिमेम्बरिंग मतलब होता है याद कर रहा था वो पास्ट की फाइंडिंग्स कि यार आज से पहले जब मैं ढूंढता था तो मुझे बहुत वैल्यूबल आइटम्स मिल जाया करती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था। चलो अब ये तुम्हारे सामने तुम खुद से करोगे, ये लास्ट लेसन का है देखो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में सॉल्व कर लेना इसको, क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आंसर्स तुम्हें कहाँ पर मिल जाएंगे, हालांकि ये सैंपल पेपर है, सीबीएसई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है तो कर लो यार एप्लीकेशन डाउनलोड, और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यार। फ्री में मैं अपलोड कर रहा था, वहां पर एक दिक्कत आ गई कि गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म चार्ज रहता है, तो उस चीज को मैं 19 रुपए में कर दिया है। और जेन्युइन अगर तुम डाउनलोड करते हो तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना, लगभग मेरे पास शायद 10 रुपए के आसपास आएंगे, वो मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा, ठीक। मैं इतना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी वहां तक जाना ना जाना वो आपका अपना डिसीजन रहेगा। चलिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब ये पोएम में से एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, एक मैं कराऊंगा और दूसरे में मैं कहूंगा आप खुद से करेंगे। तो खींच लो यार एक बार स्क्रीनशॉट दूसरे का, क्योंकि आपको खुद से करना है। चलो, तो मुझे लगता है कि तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिएगा, अब ध्यान से देखते हैं। तो दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्ड्स विद गैस, वॉर्ड्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, याद करो पर्टिकुलरली कीपिंग क्वालिटी से है। तो कॉमन आउटकम क्या होता है सभी वॉर्ड्स का, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत होगी लेकिन कोई बचेगा ही नहीं। व्हाट डज द इमेजिनरी ऑफ वॉकिंग अबाउट देयर ब्रदर्स इन शेडी, यार पर्टिकुलरली होता है ना कि इन्होंने कहा था कि हम शांति से लड़ेंगे नहीं और सुलह करेंगे, शांति से रहेंगे। तो पोएट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, यार पोएम पहले क्लियर होनी चाहिए कि एक मूवमेंट आएगा जब यूनिटी और पीसफुल होगा। आपको स्ट्रेंजर का मतलब ही नहीं पता, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, घंटा भी कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा बस ऐसे कुछ बोला जा रहा हूँ मैं। तो पहले आपको वो पता होना चाहिए। क्लीन क्लोथ आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, चेंज माइंडसेट। देखो देख रहे हो, अगर पोएम प्रॉपर तरीके से क्लियर है, तुम्हें ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये जो एक्सेप्ट मतलब हिस्सा है, तो वहां पर स्पीकर जो थे वो जो वॉर थी या डिस्ट्रक्टिव नेचर थी उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि कंडेम, उसकी निंदा करते हैं, तो कंडेम वर्ड आ जाएगा। फिर असर्शन रीजन आ गया। अब देखो असर्शन रीजन कितना डिफिकल्ट बन गया। अब होगा क्या, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि यार हमने तो आपके वीडियोस लेक्चर आपके नोट्स को रेफर किया और हमने तो प्रॉपर तरीके से चीजें समझी थी, लेकिन हमें फिर भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे चलेगा भाई 5 मार्क्स के क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत आती नहीं, हमने कहानी समझ ली, हमने कीवर्ड्स भी याद कर लिए, हम अब ये भी समझ गए कि पैरेलल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लिखना कैसे, हमें वो भी क्लियर हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे मैं ये भी क्लियर है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लिखना कैसे है, हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। तो यार इस दिक्कत को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उनको सॉल्व करो। इससे क्या होगा, इससे पर्टिकुलरली तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और कई बार जब 4 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें से कि हमें एकदम से करेक्ट ऑप्शन नहीं पता चलता, तो वहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं कि भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और बी में से हो सकता है, इस तरीके से। यार अब तुम कहोगे आप तो तुक्का लगाना सिखा रहे हो, भाई 4 में से 2 तो पता चल गया नहीं है, 2 हो सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली गलत होने के चांसेस तो कम हो गए। और सारी पोएम अगर तुमने की होगी तो एक फायदा और होगा कि मान लो 2 एक्सट्रैक्ट है, तुम्हें ये वाला नहीं आता तो ये वाला कर लो। और एक चीज और बता देता हूँ कि बच्चे ना बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लीजिएगा कि इंग्लिश में वो पोएम का एक्सट्रैक्ट करने बैठे, उन्होंने पहला देखा, उन्हें लगता है कि पहला आता है वो कर दिया, फिर पहला किया वो भी नहीं हुआ, फिर वो दूसरे पे चले गए, अब दूसरा किया वो भी नहीं हो रहा है, तो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, अब तुम पेपर का करोगे बेड़ा गर्क। तो बेहतर रहेगा ऐसा मत करो। पहले जब भी इंग्लिश में चॉइस होती है ना, पहले और दूसरे पैसेज में से ये देखो कौन सा नहीं करना है, जो नहीं करना है उसे काटो, और फिर जो कर रहे हो बस उसको तो करना ही है। तो बाई चांस आपका एक आधा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उलझोगे नहीं, और जब माइंड में रहेगा ना कि मुझे करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होंगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का जो बता रहा हूँ, बहुत वैल्यूबल की पॉइंट बता रहा हूँ, आपका पेपर नहीं छूटेगा इससे। चलेगा, तो असर्शन रीजन में यहाँ पर क्या कहा हुआ है, द पोएट, जो पोएट है वो एडवोकेट करते हैं कि कुछ भी नहीं करना। क्या पोएट ऐसा कह रहे थे कि आप कुछ भी मत कीजिए, तो डूइंग नथिंग का मतलब ये था कि एक जरिया था कि जिससे आप वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल एक जरिया था, असर्शन भी ट्रू है। और डूइंग नथिंग का मतलब ये था कि कुछ समय के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू। क्या इनके बीच में रिलेशन है, देखो आपको पता होगा असर्शन रीजन, आपने साइंस या कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम से किए होंगे। अब मुझे नहीं पता कि कौन दिख रहा है, तो मैं ऐसे किसी को नहीं बता सकता। वैसे एज अ कॉमर्स टीचर मुझे पता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट ज्यादा हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे होंगे इस समय, मतलब ज्यादा मतलब वही 50-60। चलो तो ध्यान से देखते हैं। तो द पोएट एडवोकेट्स, तो पोएट एडवोकेट्स फॉर डूइंग नथिंग एज अ वे टू प्रिवेंट द डिवास्टेशन ऑफ वॉर। तो पोएट यहाँ पर कहा हुआ है कि पोएट एडवोकेट करते हैं ना कि अगर आप कुछ समय के लिए रुक जाएंगे तो वॉर रुक जाएंगी, असर्शन भी ट्रू है। और कुछ ना करने का मतलब था कोई भी एक्शन ना लेना, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और दोनों के बीच में रिलेशन भी बैठता है। तो आप बिकॉज लगाकर देख लीजिएगा, मतलब यहाँ नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रिलेशन नहीं है। बिकॉज लगाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर बैठता है तो फिर ए, आगे के लिए बता रहा हूँ, क्लियर। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये पोएम आपको क्या मैसेज कन्वे करती है। तो यार ये पोएम हमें ये मैसेज कन्वे करती है कि आपको पर्टिकुलरली पीस को प्रमोट करना है, और किसी भी तरीके से जो आप डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, वॉर वगैरह करते हैं, उन सब चीजों को आप क्या करते हैं, डिस्करेज, उसको खत्म करना है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल ही लगा होगा। बाई चांस एक आदमी में दिक्कत आ जाती है, जैसे असर्शन रीजन कई बार समझ नहीं आते, या एमसीक्यूज में कुछ इश्यू हो जाता है, वरना बाकी तुम्हें ये भी सिंपल लगेगा। दो में से होगा, जैसे ये वाला अगर तुम डिफिकल्ट करोगे ना तो घर में तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, और जो दूसरे वाला है वो पर्टिकुलरली कंपैरेटिवली क्या लगने वाला है, इजी। ठीक। अच्छा, अगर तुम में से कुछ लोग घबरा गए नहीं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यार डेफिनेटली ना सैंपल पेपर है, तो कंपैरेटिवली इसका लेवल ऊपर है। जो तुम पीवाईक्यूज करोगे या फिर जो एग्जाम में आएगा, अगर पेपर आसान आया तो वो आसान हो सकता है। तो वेल, मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हारा आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, पैरेलल क्वेश्चंस को कैसे करना है, जो कमेंट आ रहे थे उनको भी प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा। वेल, थैंक यू वेरी मच।